हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हूँ, जो कि एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस पेपर 4 है आपका बच्चों एवं परिवार का प्रबंधन कार्यक्रम। स्टूडेंट, इसका पार्ट 1 हो गया है। आज आप लोगों के लिए पार्ट 2 है। स्टूडेंट, पार्ट 1 में लगभग 100 क्वेश्चन मेरे द्वारा आप लोगों को सॉल्व करा दिया गया है और आज उसका पार्ट 2 है। स्टूडेंट, तो आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आपका एमसीक्यू सीरीज। स्टूडेंट, तो देखिए आपका 101 क्वेश्चन है। आपका एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म? स्टूडेंट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका एनसीटीई का फुल फॉर्म है। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन किसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट? आपका एनसीटीई का होता है। और यहीं पे एक क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है स्टूडेंट कि एनसीटीई की जो है स्थापना कब हुई थी या किस वर्ष में की गई थी? तो याद रखिएगा कि अगस्त 1995 ईस्वी में एनसीटीई की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका डे केयर सेंटर के कार्य क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर डे केयर सेंटर के कार्य जो है आपके 7 है, जो कि हमने एक जगह आपको लिख दिया है। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। अगर हम यहाँ ऑप्शन दे के कराते तो सिर्फ 3 ऑप्शन हो पाता है या 4, बाकी 3 क्या होते वो छूट जाते। और अगर वही 3 आ जाते तो फिर आप सोचते कि नहीं, क्वेश्चन मैम के द्वारा जो दिया गया वो आया नहीं। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों का ये है डे केयर सेंटर के कार्य। तो पहला कार्य क्या है? अच्छा स्वास्थ्य देना होता है। दूसरा कार्य क्या होता है? कौशल, यानी बालकों में कौशल का विकास करना। तीसरा कार्य क्या है? भाषा विकास। चौथा कार्य क्या है? संवेग। पांचवा है सामाजिक व्यवहार। छठा है सामाजिक अभिवृत्तियां। सातवां है रचनात्मक कार्य। आठवां है अनुशासन। नवां है आत्मविश्वास की भावना। ठीक है, तो ये क्या है? आपके डे केयर सेंटर के कार्य हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मनोरंजन के सिद्धांत है। तो देखिए मनोरंजन या रुचि करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट। मनोरंजन या रुचि के सिद्धांत हैं। मेरी बातों पर भी आप स्टूडेंट ध्यान दिया करिए। हम बहुत कुछ क्वेश्चन जो होता है आपको ओरल भी बता देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपको मनोरंजन या रुचि के नाम से भी पूछ सकता है। तो देखिए मनोरंजन और रुचि के सिद्धांत जो है आपके कितने हैं? 14 है स्टूडेंट। तो कौन कौन सा है? तो पहला है आपका सांस्कृतिक पक्ष, दूसरा है सामाजिक पक्ष, तीसरा है आर्थिक संस्थान, चौथा है संवेगात्मक पक्ष, पांचवा है सहयोग करने की भावना, छठा है सामूहिक क्रिया पद्धति, सातवां है सामूहिक पक्ष, आठवां है बच्चों की व्यक्तित्व, नवां है शैक्षणिक पक्ष, 10वां है संतुलन कार्यक्रम, 11वां है संस्थाओं में मनोविनोद, 12वां है आपका प्रशिक्षित कार्यक्रम, 13वां है स्टूडेंट आपका कार्य करने की स्वतंत्रता, 14वां है आपका खेल सामग्री की पसंद स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है? आपके मनोरंजन या रुचि के सिद्धांत है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका आवास गृह या हॉलीडे होम की स्थापना करते समय किन बातों का ध्यान दें? ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है बच्चों की संख्या, बी ऑप्शन है भूमि प्रवेश व यातायात, सी ऑप्शन है वस्त्र एवं शयन सामग्री, और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य परीक्षण, और ई ऑप्शन है आपका ये सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सभी जो है आवास गृह या हॉलीडे होम बनाते समय जो है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ये भी बन सकता है कि आवास गृह का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा बातों पर कि आवास गृह का दूसरा नाम क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। तो हम क्या बताएंगे? हॉलीडे होम होता है। क्या होता है स्टूडेंट? हॉलीडे होम होता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा क्लास फर्स्ट में एक मिसिंग हो गया है। हमने आप लोगों को बता दिया है कि उड़ान स्कूल की स्थापना जो है 2008 में हुई थी। नहीं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उड़ान स्कूल की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1999 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1999 ईस्वी में। तो वहाँ पर जाकर आप संशोधन कर लीजिएगा। फिर क्या है, ये मतलब जो उड़ान स्कूल है तो इसमें मतलब
बालिकाओं की आयु जो है कितने वर्ष रखी गई, तो याद रखिएगा कि इसमें जो है 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जो उड़ान स्कूल है वो किन की शिक्षा के लिए होता है, एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो उड़ान स्कूल है वह जो है किनको शिक्षा देता है, तो वह बालिकाओं को देता है। ठीक है, और उनकी आयु क्या होती है स्टूडेंट, तो 9 से लेकर 14 वर्ष की आयु जो है निर्धारित की गई है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप राइट डाउन कीजिए। अभी हम कुछ क्वेश्चन और है इसको कर रहे हैं कंटिन्यू। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सुबह के 4 बज रहे हैं अभी, जो कि मैं आप लोगों का वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं आधी रात तक जागती हूँ, आपको क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ, फिर उसके बाद भोर में उठी हूँ ताकि आप लोगों को हार्डली 10 बजे तक ये क्लासेस मिल जाए, आप लोग की तैयारी अच्छी हो जाए। तो मुझे भी आप लोग मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए, और चैनल से अधिक बच्चों को अब जोड़ने की कोशिश कर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि इसी चैनल पे आपका को करिकुलर का कोर्स भी चल रहा है। तो जो बच्चे मान लीजिए अभी तो आप लोग का लगभग सभी बच्चे आप लोग इस चैनल से जुड़ गए हैं, लेकिन आपके जो जूनियर्स हैं, जो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, या बीए हो या बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इनका जिनका भी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर है, तो उनका जो है को करिकुलर का क्लास इसी चैनल पर चलता है स्टूडेंट। तो आप अपने जूनियर्स को भी ये चैनल प्रोवाइड कर दीजिए ताकि वो भी अपने को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सके स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका परिवार नियोजन का महत्व है। तो ऑप्शन ए है आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से, ऑप्शन बी है सामाजिक व आर्थिक, ऑप्शन सी है मृत्यु दर पर प्रभाव, और ऑप्शन डी है ये सभी स्टूडेंट। तो जो परिवार नियोजन का महत्व क्या होता है स्टूडेंट, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी होता है और आपका सामाजिक और आर्थिक में भी क्या होता है, परिवार नियोजन से लाभ मिलता है। फिर आपका मृत्यु दर पर प्रभाव का मतलब स्टूडेंट क्या है कि परिवार नियोजन अपनाकर जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर जो है उसको हम कम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट मृत्यु दर के प्रकार है। ठीक है, मृत्यु दर के प्रकार है। आपका ऑप्शन ए है पेरीनेटल मृत्यु दर, ऑप्शन बी है शिशु मृत्यु दर, और ऑप्शन सी है मातृ मृत्यु दर, और ऑप्शन डी है ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो मृत्यु दर के प्रकार क्या है, तो पेरीनेटल मृत्यु दर भी होता है। पेरीनेटल मृत्यु दर का मतलब होता है स्टूडेंट कि आपका 28वें सप्ताह से लेकर जन्म तक के 7 दिनों तक की अवस्था में अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीनेटल मृत्यु दर बोलते हैं। नहीं, भ्रूण की जो है 28वें सप्ताह से लेकर जन्म के 7 दिन के बाद अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीनेटल मृत्यु दर बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका परिवार नियोजन का सफल न होना किन कारणों पर निर्भर करता है स्टूडेंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है आपका कि परिवार नियोजन विफल होता है उसके निम्न कारण है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है आपका कि परिवार नियोजन सफल न होने के पीछे किन कारणों का या किन बातों का जो है निर्भर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3-4 तरह से पूछ सकता है। परिवार नियोजन का विफल होना किन बातों पर निर्भर करता है, कारण की जगह पे क्या कर देगा, बातों भी कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन है आपका अंधविश्वास, ऑप्शन बी है जानकारी का अभाव, ऑप्शन सी है माताओं के निर्णय को महत्व न देना, और ऑप्शन डी है आपका ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो परिवार नियोजन का जो विफल होना या सफल न होना जो है ये सारी बातों पर निर्भर करता है। अंधविश्वास है तब भी क्या होगा, परिवार नियोजन जो है विफल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अंधविश्वास का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जैसे बहुत से लोगों का क्या होता है, लड़कियों को वो इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। मतलब एक भ्रांति बनी हुई है स्टूडेंट की, मतलब लड़के जो होते हैं वो क्या है, लड़कियों से ज़्यादा जो है जिम्मेदारी लेते हैं, लड़के अपने होते हैं, वो कुल का दीपक होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर दोनों की जो है अहम भूमिका होती है, अगर लड़का लड़की दोनों ना हो तो क्या आगे हमारी जो प्रजाति है वो कायम रह सकती है, बिल्कुल नहीं। लड़की अगर ना हो, लड़की ही तो जननी होती है, तो ये क्या है, एक अंधविश्वास है। ठीक है, जानकारी का अभाव का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो तरह तरह के जो परिवार नियोजन की जो योजनाएं जो चली हैं, जिसके अंतर्गत आपका आता है, जैसे कॉन्डोम हो गया, गर्भ निरोधक गोलियां हो गई, ऑपरेशन हो गया, तो ये सब क्या, अगर जिनको परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी
जानकारी नहीं है तो उससे भी क्या होगा, वो भी विफल हो जाएगा। फिर माताओं के निर्णय को महत्व न देने का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि माताओं का, जैसे माताएं ये सोचती हैं ना कि नहीं जाने दो, 2 लड़की हैं तो भी क्या है, ये हमारे मतलब आगे हमको माने हमारा देख रेख कर सकती हैं, हमें लड़के की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ के निर्णय को महत्व न देने का मतलब क्या होता है, तो माताएं जैसे निर्णय लेती हैं कि नहीं हम अगर हमें 2 बेटियां हैं तो भी बहुत है, हम उनको अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, उनकी परवरिश अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर घर के जो है बड़े बुजुर्गों का दबाव बना हुआ है तो उस दौरान क्या होता है, उनके निर्णय को क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, परिवार नियोजन जो है आपका विफल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इस अवस्था में बाल स्वकेंद्रित होता है, यानी बाल जो बालक होते हैं वह स्वकेंद्रित होते हैं, अपने ध्यान को क्या करते हैं, लगाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बचपनावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो बचपनावस्था में क्या होते हैं, बालक जो होते हैं स्वकेंद्रित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका बचपनावस्था की विशेषताएं हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका आत्मनिर्भरता, दूसरा ऑप्शन है नैतिकता की कमी, तीसरा ऑप्शन है खतरनाक अवस्था, चौथा ऑप्शन है अनुकरण, पांचवा जो विशेषताएं हैं आपका मानसिक विकास और छठा है ये सभी स्टूडेंट। तो देखिए विशेषताएं जो होती है स्टूडेंट हमने एक जगह लिख दिया है, आपका जो बचपनावस्था की विशेषताएं होती है, आत्मनिर्भरता होती है, नैतिकता की कमी होती है, खतरनाक अवस्था इसको कहा जाता है, अनुकरण होता है और मानसिक विकास होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन एफ सही हो जाएगा, यानी ये सभी जो है क्या है, बचपनावस्था की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट भाषा विकास के क्रम है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भाषा विकास के क्रम है, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि भाषा विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्या क्या आते हैं, या बालक के भाषा विकास के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। तो ये चाहे क्वेश्चन जैसे भी आपको पूछे, इसका ऑप्शन यही होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे आंसर जो है आपको डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है। तो भाषा विकास का क्रम क्या होता है, तो कोई भी बालक हो या बालिका हो तो क्या करती है, वो रोती है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रंदन, रोना या क्रंदन। फिर है आपका कूकना या बलबलाना। आप देखते हैं ना जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कूकते हैं या बलबलाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, हाव भाव या संकेत करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, रोना या क्रंदन है, कूकना या बलबलाना होता है, हाव भाव या संकेत होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। आपका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6 स्टूडेंट। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका संवेदी पेशी अवस्था की कितनी उप अवस्था होती है। आपका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8 स्टूडेंट। तो संवेदी पेशी अवस्था की जो उप अवस्था कितनी होती है, यानी संवेदी पेशी अवस्था ये क्या है, आपका मेन होता है स्टूडेंट। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती है 4 होती है, तो पहला अवस्था जो उसमें होता है संवेदी पेशी अवस्था होता है। तो इसमें उसकी जो है उप अवस्था पूछ रहा है, यानी संवेदी पेशी अवस्था की उप अवस्था कितनी होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट 6 होती है। अभी हम आप लोगों को संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितने से कितने वर्ष की होती हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं, और संवेदी पेशी अवस्था की जो उप अवस्था जो होती है वो 6 होती है। इसको भी आगे हम कंटिन्यू करते रहे स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती है, तो उसमें संख्या में बताया था कि आपकी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो होती हैं वो कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए वो 4 अवस्थाएं जो हैं कौन कौन सी होती हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला आपका अवस्था है आपका संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, पहला क्या अवस्था है आपका संवेदी पेशी अवस्था होती है, और यह कितने दिनों की होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट की जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन में
रहेगा संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी हो जाएगा स्थूल संक्रियात्मक संक्रिया की अवस्था, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रिया की अवस्था। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं। नहीं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका, मैंने अगली अवस्था जो है वो क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कितने वर्ष की होती है, तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। आपको क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था का क्या नाम है स्टूडेंट, तो ये क्या बताएंगे, आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है और यह कितने दिनों की होती है, तो 2 से लेकर 7 वर्षों तक की होती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है स्थूल संक्रिया की अवस्था। तो स्थूल संक्रिया की अवस्था जो होती है वो कितने दिनों की होती है, तो 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्थूल संक्रिया की अवस्था बोलते हैं। चौथा अवस्था स्टूडेंट है आपका औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ठीक है स्टूडेंट, औपचारिक संक्रिया की अवस्था यह कितने दिनों की होती है, तो 11 वर्ष से लेकर वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, औपचारिक संक्रिया अवस्था बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यह आपको याद हो जाना चाहिए। आप ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा स्टूडेंट की, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है, तो आप क्या ऑप्शन में रहेगा, तो आप बताइएगा कि स्थूल संक्रिया की अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। फिर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है स्टूडेंट की 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो औपचारिक संक्रिया की अवस्था कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका संवेदी पेशी अवस्था की उप अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब देखिए पहला आपका क्या है, संवेदी पेशी अवस्था। अब उसकी कितनी उप अवस्थाएं होती हैं, तो 6 उप अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती है स्टूडेंट, अभी हम आपको बताएं कितनी होती है, 6 उप अवस्थाएं होती है। वो उप अवस्थाएं जो है कौन कौन सी है स्टूडेंट, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए पहला इसमें क्या है, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 30 दिनों की होती है। देखिए संवेदी पेशी अवस्था को कितना समय है स्टूडेंट, जन्म से 2 वर्ष। अब ये क्या करेंगे, हम 2 वर्ष तक इन 6 उप अवस्थाओं को क्या करेंगे, हम बांटेंगे स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, जन्म से 30 दिन हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 4 महीने तक की अवस्था होती है। तीसरा आपका गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है, ये 4 से 8 महीने की होती है। चौथा क्या है, गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या है, ये की बोल रहे हैं, यहाँ के है। देखिए गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, ये कितने दिनों की होती है, तो 8 महीने से लेकर 12 महीने तक की होती है। फिर तीसरा क्या है, सॉरी पांचवा क्या है आपका, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। क्या है, पांचवा है, देखिए तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये कितने दिनों की होती है, तो 12 महीने से लेकर 18 महीने तक की अवस्था होती है। छठा क्या है स्टूडेंट आपका, मानसिक संयोग द्वारा नए संसाधनों की खोज की अवस्था। ठीक है, ये कितने दिनों की होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 18 से लेकर 24 महीने तक की अवस्था होती है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इसको देखिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, चारों अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, और संवेदी पेशी की अवस्था जो है कितने भागों में बांटा गया, उसके वो अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था है, तो उसमें महीने में कितने महीने की कौन सी अवस्था है, ये आप उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हमने इसी से बना दिया है कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था कितने दिनों की होती है। आपका ऑप्शन ए है जन्म से लेकर 30 दिन, ऑप्शन बी है जन्म से लेकर 45 दिन, ऑप्शन सी है जन्म से लेकर 15 दिन, और ऑप्शन डी है जन्म से लेकर 10 दिन स्टूडेंट। देखिए प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था कितने दिन की है स्टूडेंट, तो जन्म से लेकर 30 दिन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा कि बाल्यावस्था को क्या हो जाएगा, 2 भागों में बांटा गया है। वो दोनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं या कौन कौन से भाग होते हैं बाल्यावस्था
बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है, कौन से दो, वो जो 2 भाग है वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है, और क्या है उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक की होती है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है, उसे हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ स्टूडेंट आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी लिखिए स्टूडेंट, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन हम और कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है जीईपी प्रोग्राम किनके द्वारा संचालित होता है। ठीक स्टूडेंट, देखिए जीईपी आपको हमने इसके पूर्व की क्लासेस में बताया था कि जीईपी क्या होता है। तो जीईपी का मतलब है कि गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम। क्या होता है स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम। तो यह जो है गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम है वह किनके द्वारा संचालित होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो आपका ऑप्शन ए है केयर, ऑप्शन बी है आईसीडीएस, ऑप्शन सी है डब्ल्यूएचओ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो जीईपी प्रोग्राम है वो किनके द्वारा संचालित होता है स्टूडेंट, तो ये आपका है केयर के द्वारा होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कस्तूरबा मेमोरियल फंड किनके लिए कार्य करती है। ठीक है स्टूडेंट, कस्तूरबा मेमोरियल फंड किनके लिए कार्य करती है। आपका ऑप्शन ए है पुरुषों के लिए, ऑप्शन बी है महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो देखिए कस्तूरबा मेमोरियल फंड जो है स्टूडेंट वह किनके लिए कार्य करती है, तो महिलाओं के लिए कार्य करती है। किनके लिए कार्य करती है स्टूडेंट, महिलाओं के लिए कार्य करती है। तो इनमें कौन सी महिलाएं जो आती हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसमें जो गर्भवती माता हैं वो आती हैं, जो धात्री माताएं हैं वो आती हैं। इसमें होता क्या है स्टूडेंट, इसमें उनके स्वास्थ्य परीक्षण होता है, स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां दी जाती है और जो भी मतलब सेवाएं हैं वो उनको दी जाती है स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बालक की विशिष्ट शब्दावली संबंधित है। ठीक है, बालक की विशिष्ट शब्दावली संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है समय संबंधी शब्द, ऑप्शन बी है धन से संबंधित शब्द, ऑप्शन सी है रंगों तथा संख्यात्मक शब्द और ये सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। देखिए समय संबंधित का मतलब स्टूडेंट कि जो बालक होते हैं वो भी बता देते हैं कि सुबह के क्या है 8 बज गए, ठीक है, दोपहर का क्या समय है, तो ये क्या है समय संबंधी शब्द होता है। फिर धन से संबंधित शब्द का मतलब स्टूडेंट है कि वो भी जानते हैं कि ये 1 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का नोट है, तो ये क्या हुआ धन से संबंधित हो गया। फिर क्या है रंगों में क्या होता है स्टूडेंट, वो भी कलर बताते हैं ना, लाल पीला नीला हरा। उसके बाद क्या संख्यात्मक मतलब वो गिनना सीख जाते हैं, हाँ, ये 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का मतलब काउंटिंग करना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका एडोल्स्कर का अर्थ है, ठीक है, एडोल्स्कर का अर्थ है एडोल्स या परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन ए है आपका बढ़ना, बी ऑप्शन है परिपक्वता की ओर बढ़ना, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। एडोल्स्कर का अर्थ क्या होता है बढ़ना या परिपक्वता की ओर बढ़ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए तथा बी दोनों हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एडोल्स्कर का अर्थ होता है, सिर्फ आपको दे देगा परिपक्वता की ओर बढ़ना, तो हम उसी ऑप्शन पे जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका प्रौढ़ावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। आपका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो प्रौढ़ावस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया, पूर्व प्रौढ़ावस्था, ठीक है, मध्य प्रौढ़ावस्था और क्या होता है उत्तर प्रौढ़ावस्था होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट किसने किशोरावस्था को अहम विशिष्टता की समस्या कहा है, ठीक है, किसने किशोरावस्था को अहम विशिष्टता की समस्या कहा है। आपका ऑप्शन ए है एरिक्सन। देखिए स्टूडेंट ऑप्शन आपका जो एरिक्सन लिखा है वो इस तरह से भी लिख कर आ सकता है और इस तरह से भी लिख कर आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी है फ्रायड, ऑप्शन सी है लॉक, ऑप्शन डी है स्टेनेले हॉल स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो अहम विशिष्टता की समस्या है ये किसने कहा था, एरिक्सन ने कहा था स्टूडेंट, ठीक है। और स्टेनेले हॉल ने क्या कहा था, तो किशोरावस्था को तूफान की अवस्था बताया था स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों
के संप्रत्यय हैं। संप्रत्यय का मतलब होता है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय का क्या मतलब होता है? कॉन्सेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या किया हमने, आपको जितने भी मतलब पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का संप्रत्यय है वो हमने एक जगह आप लोग को लिख दिया है। तो देखिए आपका पहला क्या होता है? अनुकूलन है। दूसरा क्या है? साम्यवाद है। तीसरा संरक्षण है। चौथा है संज्ञानात्मक संरचना है। पांचवा मानसिक संक्रिया है। छठवां स्कीम्स है। सातवां स्कीमा है। आठवां विकेंद्रण है। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, आपका जो स्कीम और स्कीमा, इससे क्वेश्चन बनता है कि जो निम्न में से स्कीम तथा स्कीमा किनके द्वारा प्रयोग किया गया या किसके सिद्धांत में स्कीम और स्कीमा प्रयोग किया गया। तो याद रखिएगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो है स्कीम्स और स्कीमा जो है प्रयोग किया गया था। स्टूडेंट फिर आपको यहीं पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है स्टूडेंट कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा साम्यवाद, ऑप्शन बी हो जाएगा स्कीम्स, ऑप्शन सी हो जाएगा स्कीमा, और स्कीमा तथा विकेंद्रीकरण एक ही में दे देगा आपको, और ऑप्शन डी देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या करेंगे? हम उपरोक्त सभी पर जाएंगे। ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि गांव भारत की आत्मा है। ठीक है स्टूडेंट, गांव भारत की आत्मा है, यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन ए है महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है नेहरू जी का, ऑप्शन डी है कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि गांव भारत की आत्मा है, तो यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्यों कहा था स्टूडेंट? क्योंकि जो हमारी उस समय आज़ादी के समय क्या था, जो जनता थी उनको क्या था, वो पूरी तरह से क्या थे, खेती पर निर्भर थे। हाँ, तो अधिक अभी भी हम लोग सभी जानते हैं कि भारत जो है क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो जो सामुदायिक विकास योजना लाया गया स्टूडेंट ना, तो उसी के तहत उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा गांव होता है वो क्या है, भारत की आत्मा है। जो सामुदायिक विकास योजना जो है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को लाया गया था। इसको लाने में क्या उद्देश्य था स्टूडेंट? तो उस समय क्या था, आज़ादी के बाद भूखमरी थी, गरीबी थी, अशिक्षा थी। हाँ, जितने भी मतलब सामुदायिक जो सुविधाएं थी उनका सभी का क्या था, गांव में अभाव था। इसीलिए सामुदायिक विकास योजना को लाया गया। इसको सर्वप्रथम मतलब किसके द्वारा लाया गया था स्टूडेंट, या किसके द्वारा इसका जो है शुभ आरंभ किया गया था? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम को किसके याद में लाया गया था स्टूडेंट ना? तो याद रखिएगा कि गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में इसको लाया गया था कि मतलब सभी का विकास हो सके। यानी ये जो सामुदायिक विकास योजना है वो किसके लिए? सभी के लिए होता है, और स्पेशली क्या है, ग्रामीण जनता के लिए किया गया है। इसका जो संचालन होता है वो गांव के लोग ही करते हैं, और गांव में ये चलाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी बहुत से क्वेश्चन अभी रिमेन है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसे बहुत अच्छे से सावधानी से पढ़िएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको घुमा कर से पूछ दे रहा है और आप लोग उसी में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जैसे अभी जो थर्ड पेपर आप लोगों का हुआ तो उसमें पूछा था कि परिवार की पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो संकुचित अवस्था होती है। बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया। फिर आपको एक क्वेश्चन ये पूछा था स्टूडेंट की धन समय मांग की जो है डिमांड जो है पारिवारिक जीवन की किस अवस्था में सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है स्टूडेंट? तो आपको हमने बिल्कुल सविस्तार बताया था कि जो पति पत्नी जो है स्थापत्यकालीन परिवार की जो प्रारंभिक अवस्था क्या थी, तो उसमें क्या था, दाम्पत्य जीवन का शुरुआत हो रहा था। तो उसमें जो धन समय ऊर्जा है उसकी तो उतनी मतलब खर्च है लेकिन उतना नहीं है। लेकिन जो आपका विस्तृत अवस्था थी उसमें क्या था, हमारा परिवार जो है बड़ा रूप ले रहा था ना। उसमें क्या हो रहे थे, उसमें बच्चे हो रहे थे, बच्चे का एजुकेशन हो रहा था। ठीक है, तो ये सब क्या है, बच्चे की परवरिश पालन पोषण और एजुकेशन पे ही ना धन समय और ऊर्जा की ज़्यादा जाती है। फिर क्या, लास्ट का जो संकुचित अवस्था थी तो उसमें तो आपका पैसा या धन समय जो है उतना नहीं लगता है ना। तो क्या होगा, जो परिवार की जो जीवन चक्र की जो दूसरी अवस्था थी उसमें जो ये तीनों की मांग क्या थी, सबसे अधिक थी। लेकिन आप लोग बहुत से बच्चे क्या हैं इसको सही किए हैं, बहुत से बच्चों का क्या हुआ, गलत हो गया। तो आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को भी ध्यान से आप लोग सुना कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभ आरंभ कब हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपका ऑप्शन दिया है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभ आरंभ कब हुआ। तो ऑप्शन ए है आपका 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1944, 2 अक्टूबर 1955। स्टूडेंट तो देखिए स्टूडेंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभ आरंभ जो है आपका कब हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुआ था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का, सामुदायिक विकास योजना सघन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजित ढंग है, यह कथन किसका स्टूडेंट। आपका ऑप्शन ए है लोस्बो, ऑप्शन बी है मेमोरिया, ऑप्शन सी है टेलर, ऑप्शन डी है मुखर्जी। स्टूडेंट तो देखिए सामुदायिक विकास योजना सघन विकास की समस्या का संगठित एवं नियोजित ढंग है, यह कथन जो है किसका है, तो लोस्बो का है स्टूडेंट। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो आपका ऑप्शन ए है सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक आर्थिक उन्नति, ऑप्शन सी है खुशहाल जीवन और ऑप्शन डी है ये सभी। स्टूडेंट तो देखिए अभी इसके पहले भी आप लोगों का सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आया था स्टूडेंट, ये फिर दोबारा, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है आप लोगों का हमने चेंज कर दिया है। सर्वांगीण विकास है, सामाजिक व आर्थिक उन्नति और खुशहाल जीवन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, नेताओं को प्रशिक्षण कितने विधियों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेताओं को प्रशिक्षण कितने विधियों द्वारा दिया जाता है स्टूडेंट। तो पहला आप यहाँ इसका आंसर याद रखिएगा कि 2 विधियों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कितने विधियों द्वारा, 2 विधियों द्वारा। तो पहला आप देख लीजिए ऑप्शन है आपका औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक, तीसरा ऑप्शन है आपका ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि हमने बताया 2 विधि, तो वो 2 विधि कौन कौन सी है, तो आपका औपचारिक है और अनौपचारिक है। और तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ए सी ऑप्शन जो है ए तथा बी दोनों है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा स्टूडेंट। जो नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है वो क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों विधियों द्वारा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, सामुदायिक कार्य के मुख्य भाग हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सामुदायिक कार्य के मुख्य भाग हैं, तो कौन कौन से भाग हैं, तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका सामुदायिक विकास, दूसरा ऑप्शन है सामुदायिक संबंध, तीसरा ऑप्शन है सामुदायिक संगठन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्य के जो मुख्य भाग हैं तो ये तीनों है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, पारिवारिक परामर्श की विशेषताएं हैं। ठीक है, पारिवारिक परामर्श की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है समाधान करने योग्य बनाना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका आत्म परिचय का आत्मबोध, फिर तीसरा ऑप्शन है आपका अंतर्निहित गुणों का विकास और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो पारिवारिक परामर्श जो होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, समस्या के समाधान योग्य बनाना होता है। फिर क्या है, आत्म परिचय का आत्मबोध का मतलब क्या है कि अपने आप को स्वयं वो पहचाने, और अंतर्निहित गुणों का विकास करने, यानी जो भी उसके अंदर जो गुण है उसकी क्वालिटी को क्या करना, बाहर निकालना। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, पारिवारिक परामर्श की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, पारिवारिक परामर्श की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। पहला ऑप्शन है आपका, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं है, हमने आपको 6 जो आवश्यकता है वो एक साथ हमने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपको एग्जाम में अगर आए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सके स्टूडेंट। तो देखिए पहला जो आवश्यकता है वो क्या है, समस्या समाधान, दूसरा आवश्यकता है खोया हुआ आत्मविश्वास लाना, तीसरा है आपका उद्देश्य की प्राप्ति, चौथा है करियर मार्गदर्शन, पांचवा है पति पत्नी संबंध समायोजन, छठा है आपका निर्णय क्रिया को विकसित करना। ठीक है स्टूडेंट, समस्या का समाधान, पारिवारिक परामर्श में जो पहली आवश्यकता क्या होती है, जैसे कोई भी मुद्दा आ गया तो उस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, वो ये होता है। फिर है खोया हुआ आत्मविश्वास लाने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी हादसे से या किसी भी बात से अगर वो उसका आत्मविश्वास जो है डगमगाया तो उसको फिर से क्या कर सकते हैं हम, काउंसलिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं। फिर क्या, उद्देश्य की प्राप्ति, अपने लक्ष्य को पाने के लिए भी क्या होता है, पारिवारिक परामर्श की जो है आवश्यकता होती है। कैरियर मार्गदर्शन में भी क्या होता है, पारिवारिक परामर्श की आवश्यकता है। पति पत्नी संबंध समायोजन में भी क्या होता है, पारिवारिक
काउंसलिंग की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। फिर क्या, निर्णय क्रिया को विकसित करना, यानी बहुत से लोग क्या होते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो काउंसलिंग के द्वारा क्या हो सकता है, उनका जो निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग जो होगा वो क्या होगा, अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। और क्वेश्चन अभी रिमेन है, इसको हम कंटिन्यू करा रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक परामर्श के उद्देश्य हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपके मिलते जुलते हैं, तो आप लोग जो निर्देशन एवं परामर्श का जो हमने वीडियो डाला था और अभी थर्ड पेपर का जो है आपका अर्ली चाइल्डहुड वाला, तो वो सारे पेपर भी एक बार सरसरी नज़र से आप लोग जो है MCQ सीरीज जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, ये 7 पॉइंट्स जो है इसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके ऑप्शन में 2 या 3 ऑप्शन रहेगा आपका यही। ठीक है, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए व्यवसायिक परामर्श के उद्देश्य क्या है, तो पहला आपका है व्यवसाय जानकारी, यानी व्यवसाय कैसे करना है इसके बारे में जानकारी देना। फिर है दूसरा आपका गुण व क्षमता का विकास करना, यानी जो भी व्यक्ति को हम व्यवसाय संबंधी परामर्श दे रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी और इसकी जो क्षमता होती है उसका हम विकास करेंगे। तो ये क्या हो गया, दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा क्या है आपका, शिक्षण की सुविधा, उसको कैसे निरीक्षण की सुविधा ना, कैसे उसको हम समय समय पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इसकी सुविधा होनी चाहिए। फिर क्या है आपका, विशेषज्ञों से मिलवाना, यानी जो व्यवसायिक जो विशेषज्ञ हैं उनसे क्या करना चाहिए, उनको मिलवाना चाहिए। ठीक है, आपका 5वां है ईमानदारी से कार्य करना। ठीक है, ईमानदारी से कार्य करना, तो ईमानदारी से भी कार्य करने की जो क्वालिटी होती है उसको भी क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। फिर आपका 6ठा है प्रशिक्षण के अवसर देना। ठीक है, 6ठा क्या है आपका, प्रशिक्षण के अवसर देना। फिर 7वां है आपका आत्म मूल्यांकन की क्षमता विकसित करना स्टूडेंट। ठीक है, आत्म मूल्यांकन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अपना स्वयं का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, ये भी क्वालिटी को क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। तो ये सब क्या है आपके व्यावसायिक परामर्श के उद्देश्य हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, किशोरों के लिए व्यावसायिक परामर्श आवश्यक है। तो पहला आपका ये भी देखिए, हमने 6 पॉइंट्स था, इसको हमने एक जगह आपको समरप कर दिए हैं, तो इसमें से आप क्या होगा, 4 पॉइंट आपको, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट जो भी मिलेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए आपका है क्या है, व्यवसाय व व्यक्तिगत भिन्नता। दूसरा क्या है, भावी जीवन में स्थिरता लाना। तीसरा है आपका मानवीय संसाधन का उचित प्रयोग। चौथा है बेरोजगारी दूर करने हेतु। 5वां है आर्थिक दृष्टि से आवश्यक। और 6ठा है राष्ट्र की उन्नति। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, किशोरों के लिए व्यावसायिक परामर्श की आवश्यकता क्यों होती है ये आपको जानना है। तो देखिए इसमें हमने क्या बताया, व्यवसाय व व्यक्तिगत भिन्नता, यानी व्यवसाय में भी भिन्नता होती है और व्यक्तिगत भी भिन्नता होती है। आपके ऑप्शन में हो सकता है ये ऐसे न देकर आपको दे देगा कि व्यवसाय भिन्नता ए ऑप्शन, फिर कर देगा बी ऑप्शन कर देगा व्यक्तिगत भिन्नता, सी ऑप्शन कर देगा भावी जीवन में स्थिरता, और डी ऑप्शन आपको कर देगा कि उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी, इसी में से क्या करेगा, मतलब कुछ पॉइंट्स को वो हटा देगा और छोटा कर देगा स्टूडेंट। हम बड़ा इसलिए देते हैं कि आप लोगों का क्या हो जाए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कोई भी मतलब आपको समस्या न हो स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक परामर्श देने की विधि क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, व्यावसायिक परामर्श देने की विधि है आपका प्राथमिक साक्षात्कार। दूसरा है आपका बुद्धि तथा रुचि परीक्षण। तीसरा है व्यक्तित्व की माप। और चौथा डी ऑप्शन है आपका ये सभी स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यावसायिक परामर्श देने की जो विधि होती है, प्राथमिक साक्षात्कार भी होता है, यानी प्राइमरी इंटरव्यू भी लिया जाता है। फिर क्या है, बुद्धि परीक्षण आपको रहेगा ऑप्शन में, बुद्धि परीक्षण एक जगह कर देगा और रुचि परीक्षण एक जगह कर देगा। तो याद रखिएगा कि बुद्धि का परीक्षण भी हम करते हैं, फिर क्या रुचि का भी परीक्षण करते हैं, और व्यक्तित्व की माप मतलब उसकी पर्सनालिटी कैसी, इसका माप भी किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किशोरों के कैरियर परामर्श। देखिए स्टूडेंट, किशोरों के कैरियर परामर्श देने के महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किशोरों के कैरियर परामर्श देने के महत्वपूर्ण बिंदु है, तो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर क्या है, किशोरों को परामर्श की यानी काउंसलिंग की जो है आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट। तो देखिए ये आपके 7 पॉइंट्स थे स्टूडेंट, इसको भी हमने एक जगह
नोट कर दिया ताकि आप बस इसको बस याद कर लीजिएगा, यही आपके एग्जाम में जो है ऑप्शन के तौर पे रहेंगे। तो देखिए पहला क्या है, व्यवसाय का इतिहास व महत्व। ठीक है, अब इसी ऑप्शन को तोड़ देगा स्टूडेंट कि व्यवसाय का इतिहास, फिर कर देगा आपको महत्व, व्यवसाय का महत्व, ऐसे करके भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है आपका व्यवसाय का इतिहास व महत्व। दूसरा है आपका कार्य की प्रकृति व दिशाएं। तीसरा है आपका कार्य की प्रकृति और दशाएं हैं स्टूडेंट। ठीक है, दशाएं हैं, दिशाएं नहीं है। अगला है आपका आवश्यक योग्यताएं व परीक्षण। ठीक है, मतलब व्यवसाय करने के लिए कितना आपकी आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए और उसका परीक्षण करना। ठीक है, चौथा है आपका वेतन होता है, वेतन तथा उन्नति के अवसर। अब देखिए इसमें क्या करेगा, वेतन को अलग कर देगा, उन्नति के अवसर अलग कर देगा। ठीक है, तो वेतन तथा उन्नति के अवसर होना चाहिए। फिर क्या है आपका कार्य में नियमितता यानी कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। फिर क्या है आपका व्यवसाय का संगठन। फिर है आपका नियुक्ति का स्थान यानी कहाँ पर नियुक्ति हुई है। तो ये सब क्या है आपके 7 पॉइंट्स है। और इसी को क्या करेगा, मतलब वेतन अलग कर देगा, उन्नति के अवसर अलग कर दिया, फिर है आपका व्यवसाय का संगठन कर दिया। तो ऐसे क्या करेगा वो आपको ऑप्शन अलग अलग दे सकते हैं। ठीक है, ये सातों आप ऑप्शन लिख लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका पारिवारिक जीवन हेतु परामर्श की आवश्यकता है। अब देखिए इसको भी हमने क्या किया, इसको भी हम, इसके भी 5 पॉइंट्स थे, इसको भी हमने यहाँ पे एक जगह दे दिया आपको। तो पहला क्या है, परिवार का विघटन, यानी जो सही पहले क्या था, संयुक्त परिवार था, अब क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली में बदल रहा है ना। तो परिवार का विघटन के लिए जो है पारिवारिक जीवन में परामर्श की जो है आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, स्त्रियों को रोजगार के लिए भी आवश्यकता होती है। फिर क्या, तीसरा क्या, विवाह संबंधित अवधारणा में परिवर्तन, यानी जो भी पहले क्या था, जो भी मिथ पॉइंट थे उसकी जो विचारधारा थी उसमें क्या हुआ, अब परिवर्तन लाने के लिए क्या है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या है, स्त्रियों की पारिवारिक भूमिका में परिवर्तन, तो परिवार में स्त्री की क्या भूमिका होती है, इसमें भी क्या है परिवर्तन लाने के लिए जो है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या है, पांचवा है आपका है बालकों के पालन पोषण में परिवर्तन। तो पहले क्या था, जैसे तैसे बच्चे पल जाते थे, लेकिन अब क्या है प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट, वर्तमान में क्या हो रहा है, बच्चों के पालन पोषण पर जो है बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से परिवर्तन ही हुआ ना, परिवर्तन लाने के लिए ही क्या करते हैं, परामर्श की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। तो ये आपके सभी जो पॉइंट्स है ये पारिवारिक जीवन हेतु परामर्श की आवश्यकता के पॉइंट्स थे स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन आप लोगों का रिमेन है, उसे हम कंटिन्यू करा रहे हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका 138 क्वेश्चन नंबर है, वैवाहिक जीवन हेतु परामर्श की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वैवाहिक जीवन हेतु परामर्श की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका नारी सशक्तिकरण, दूसरा है ऑप्शन आपका आत्मनिर्भरता व कानून ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, ये सभी होगा। जो वैवाहिक जीवन के लिए परामर्श क्या है, नारी सशक्तिकरण भी होता है, आत्मनिर्भरता और कानून की जानकारी भी होनी चाहिए, और जो पाश्चात्य का मतलब क्या है, पश्चिमी संस्कृति के बाद का भी प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इसलिए ये सभी जो है आपके परामर्श के लिए आवश्यक है वैवाहिक जीवन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि भ्रूण या शिशु की गर्भावस्था के 28वें सप्ताह से लेकर जन्म पश्चात 7 दिनों की अवस्था कहलाती है। आपका ऑप्शन ए है बाल मृत्यु दर, ऑप्शन बी है पेरीनेटल मृत्यु दर, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये क्या होती है, आपका पेरीनेटल मृत्यु दर कहलाती है। अभी इसके पहले ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, तो आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से पारिवारिक मनोवैज्ञानिक कार्य है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है मानसिक सुरक्षा, ऑप्शन बी है स्नेह, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए तथा बी दोनों हो जाएगा स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका मध्यावस्था की विशेषताएं होती हैं। तो मध्यावस्था की विशेषताएं क्या होती है, यानी मध्यावस्था यानी मध्य प्रौढ़ावस्था की बात हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, मध्यावस्था यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मध्य प्रौढ़ावस्था की। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, मध्य प्रौढ़ावस्था
क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ सकता है कि मध्य प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं हैं। तो क्या होता है, पहला ऑप्शन है उपलब्धि की अवधि, दूसरा ऑप्शन है विफलता व सफलता की अवधि, तीसरा ऑप्शन है समायोजन की अवधि और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो मध्य प्रौढ़ावस्था या मध्यावस्था की जो विशेषताएं होती हैं, तो क्या उपलब्धि की अवधि का मतलब क्या हुआ कि इस अवस्था तक कोई भी इंसान है जाते जाते क्या होता है, कोई ना कोई उपाधि उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, और वो किन कारणों से, दूसरा ऑप्शन जैसे है आपका विफलता और सफलता, अगर वो विफल हुआ तो किन कारणों से हुआ, तो ये भी उसको समझ में आ जाता है, और सफलता की भी अवधि होती है। ठीक है, फिर अगला क्या है आपका समायोजन की अवधि। तो इस अवस्था में भी क्या होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका पुबर्टी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, प्यूबर्टी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है अफ्रीकन, ऑप्शन सी है ग्रीक। तो याद रखिएगा कि लैटिन भाषा से हुई है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कार्य में अरुचि, दूसरा है सामंजस्य में कमी, तीसरा है सामाजिक विरोध की भावना और चौथा है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो कार्य में अरुचि का होना भी, सामंजस्य में कमी होना, सामाजिक विरोध की भावना, फिर है आनुवंशिकता भी हो जाएगा आपका, परिवार का वातावरण भी हो जाएगा स्टूडेंट, संवेग पर अस्थिरता भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत जो है आपके बालक के क्या है, ये सब भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट बालवाड़ी कैसा शब्द है। बालवाड़ी कैसा शब्द है, आपका ए ऑप्शन है गुजराती, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन संस्कृत और डी ऑप्शन है हिंदी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो बालवाड़ी शब्द जो है कैसा शब्द है, वो मराठी शब्द है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका बालवाड़ी का अर्थ होता है, तो इसका हमने आंसर ही डायरेक्ट लिख दिया आपका कि बालवाड़ी का जो अर्थ होता है बच्चों का बाग या बगीचा कहते हैं। ठीक है, और जो बालवाड़ी के अंतर्गत जो है कितने एज के बच्चे आते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों को लिया जाता है। और जो बालवाड़ी जो है स्टूडेंट वो किसके द्वारा संचालित होता है, तो याद रखिएगा कि किसके द्वारा ये चलता है स्टूडेंट, आपका ICDS यानी कि बालवाड़ी का संचालन कौन करता है आपका, तो देखिए ICDS जो है बालवाड़ी का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप श्रीमती ताराबाई मोदक ने कितनी बालवाड़ियाँ प्रारंभ की हैं या बनवाई थी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि श्रीमती ताराबाई के द्वारा जो है कितनी बालवाड़ियाँ जो है बनवाई गई थी या प्रारंभ हुई थी, या उन्होंने क्या किया था, शुरुआत किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है केंद्रीय बालवाड़ी, बी ऑप्शन है आंगन बालवाड़ी और सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि श्रीमती ताराबाई मोदक के द्वारा जो है 2 बालवाड़ियाँ बनाई गई थी। कौन कौन सा, आपका केंद्रीय बालवाड़ी और आंगन बालवाड़ी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट नवोदय विद्यालय की स्थापना किस नीति के अंतर्गत हुई है, तो इसका आंसर है आपका नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई थी। और इसका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, तो पेस सेटिंग स्कूल होता है, या इसे क्या बोलते हैं, गति निर्धारक विद्यालय भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको पूछ सकता है कि नवोदय विद्यालय का दूसरा नाम क्या है, तो गति निर्धारक विद्यालय और क्या हो जाएगा आपका, या तो फिर क्या बोलेंगे पेस सेटिंग स्कूल भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या कभी कभी क्या गति निर्धारक विद्यालय जो है किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका नवोदय विद्यालय को हम कहते हैं क्या, गति निर्धारक विद्यालय। स्टूडेंट ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, कुछ क्वेश्चन रिमेन उसे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। देखिए 11:30 हो गया है वीडियो शूट करते करते, बीच में कुछ काम भी आ गए थे, बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब वर्क करने में थोड़ा लेट हुआ। आज उठे तो थे हम 4 बजे की, आप लोगों का 7 बजे तक क्लास हम करके 8 या 9 बजे तक अपलोड कर देंगे, लेकिन कुछ काम होने की वजह से क्या हुआ है, आज की क्लास आप लोग को थोड़ा सा लेट हो जाएगी स्टूडेंट, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट, आपका अगला क्वेश्चन है ड्वेकरा का फुल फॉर्म है, तो क्या होता है ड्वेकरा का फुल फॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया। ठीक है, ड्वेकरा का फुल फॉर्म क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन
एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। इस योजना को जैसे कब लाया गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 1982 ईस्वी में से लाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि ड्वेकरा किस योजना की उप योजना है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से दीजिएगा यहाँ पे कि ड्वेकरा पूछ रहा है क्वेश्चन कि ड्वेकरा किस योजना की उप योजना है। तो आप याद रखिएगा कि IRDP, जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट, या जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की ड्वेकरा का उद्देश्य है, ये आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हमेशा उद्देश्य क्या है पूछा जाता है। तो देखिए इसका आंसर तो होता है यही कि ग्रामीण स्त्रियों का सर्वांगीण विकास, लेकिन उस विकास के अंतर्गत जो है संपूर्ण विकास के अंतर्गत, सर्वांगीण का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण पूरी तरह से, तो उस विकास के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा स्टूडेंट। तो देखिए उद्देश्य में आपका है तो पहला ऑप्शन नहीं, यहाँ पे देखिए स्त्रियों को शिक्षित करना, रोजगार के अवसर देना, प्रशिक्षण देना, उत्तम स्वास्थ्य हेतु चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराने, धूम्र रहित चूल्हे देना, ये सब क्या है, ये सब आपके ड्वेकरा का उद्देश्य है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की ट्राइसेम क्या है। ट्राइसेम जो है एक योजना का नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और इसकी शुरुआत कब की गई थी स्टूडेंट। तो 15 अगस्त 1989 ईस्वी में की गई थी। 15 अगस्त 1989 ईस्वी में की गई थी, यानी इसको अब आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1989। ठीक है, 1989 1989। फिर अगला इसमें आपका एक क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि जो ट्राइसम है ये तो मान लीजिए युवाओं के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये किसके लिए चलाया गया था, ये युवाओं के लिए चलाया गया। तो जो युवाओं के लिए कार्यक्रम जब चलाया गया तो उनमें जो प्रशिक्षण का जो है अवधि कितना रखा गया था। तो याद रखिएगा कि 6 महीना प्रशिक्षण दिया जाता है युवाओं को। ठीक है, 6 महीना तक क्या होता है प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाता है, किसके अंतर्गत, ट्राइसम के अंतर्गत स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को हुई थी। फिर देखिए स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन है SGSY। ठीक है, SGSY का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी भी शुरुआत कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1999 को हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि सेवा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेवा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट NREP क्या है। तो ये भी आपका एक तरह का योजना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी स्टूडेंट। तो अक्टूबर 1990 ईस्वी को की गई थी स्टूडेंट। आज मेरे द्वारा आप लोगों का 155 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो का था। ये क्या है आपका पार्ट सेकेंड है, जिसमें हमने क्या आज सॉल्व कराया, कितना क्वेश्चन आपका 55 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के कितने हो गए 155 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट। और बीच में भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म में हमने बताया था, तो उसे भी आप लोग देखते रहिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम स्टूडेंट। और पेपर अच्छे से करिएगा, अच्छे से सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके पास साइड मैटर है उसे भी आप लोग देखते हुए जाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और विश ऑल द बेस्ट टुमारो एग्ज़ाम। उम्मीद करती हूँ कि आपका कल का पेपर भी अच्छा हो स्टूडेंट। भले ही मुझे वीकनेस थी तो क्या से स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया, और आप भी मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे हैं, परीक्षा अच्छे तरीके से आप दे रहे हैं स्टूडेंट। तो जो बच्चे अभी मेरे को करिकुलर के थे तो वो कल से उनकी क्लास जो है डेली रहेगी स्टूडेंट। आप लोग बहुत इंतज़ार किए, तो आप लोग को चैप्टर वाइज जो है को करिकुलर की क्लासेस जो है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा कल से कंटिन्यू रहेगा स्टूडेंट। और जो बच्चे यहाँ पर पीजी के जो बच्चे हैं तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपने जूनियर्स को ये चैनल प्रोवाइड करें, ताकि वो क्या उनकी भी तैयारी क्या हो सके, बेहतर हो सके। जिस तरह से आप लोगों को भटक भटक के पढ़ना पड़ा स्टूडेंट, तो उस तरह से क्या है आपके जो जूनियर्स हैं उनको न भटक कर पढ़ना पड़े। अगर यही जो क्वेश्चन हमने फ्रेम किया स्टूडेंट, अगर इसको चैप्टर वाइज मुझे पढ़ाने का मौका मिला होता तो और अच्छे से मैं करती इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने जूनियर्स को ये चैनल प्रोवाइड कीजिए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और
एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम का सिर्फ एक ही उद्देश्य स्टूडेंट कि आप लोगों को अच्छे कंटेंट दिया जाए और सही समय पर दिया जाए। इसका कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है स्टूडेंट, सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम क्या करें, हम सभी को शिक्षित कर सके स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फिर से आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का पेपर अच्छा हो, यही मेरी काशी विश्वनाथ बाबा से प्रार्थना है स्टूडेंट।